नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जस हिंदी पर। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आपके सामने हाजिर हूँ लेकर स्ट्रेट टॉक, एक ऐसा टॉक शो जिसके जरिए हम भारत और दुनिया के ज्वलंत मुद्दे आपके सामने उठाते हैं, उन पर बात करते हैं, आम लोगों पर पड़ने वाले नफ़े नुकसान का आकलन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप दर्शकों का भी सहयोग बराबर मिलता रहता है। चलिए जान लेते हैं आज का विषय क्या है। सुप्रीम कोर्ट से 4 जनवरी को रिटायर हो चुके जस्टिस अब्दुल नज़ीर का उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाना, उनके नाम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे न्यायपालिका के लिए खतरा करार दे दिया है। असल में सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए जस्टिस नज़ीर कई अहम फैसले देने वाली खंडपीठों में शामिल रहे। नवंबर 2019 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर ऐतिहासिक फैसला आया था, तब उस फैसले को सुनाने वाली बेंच में जस्टिस नज़ीर शामिल थे। इसके अलावा सरकार के नोटबंदी वाले फैसले को सही ठहराने वाली बेंच का भी वो हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने 3 तलाक को अवैध ठहराया था, उसमें भी जस्टिस नज़ीर ही शामिल थे। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर उन्हें अपनी रिटायरमेंट के 39 दिन के बाद 12 फरवरी को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। जस्टिस नज़ीर सुप्रीम कोर्ट की उस 5 जजों वाली बेंच के तीसरे ऐसे जज हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद अहम पद सौंपा गया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की उस 5 जजों वाली बेंच, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जिन्होंने बेंच की अगुवाई की थी राम जन्मभूमि विवाद पर, उन्हें राज्यसभा मनोनीत किया गया था। जस्टिस अशोक भूषण, उन्हें रिटायरमेंट के 4 महीने के बाद 2021 में नेशनल कंपनी लॉ अपॉलेट ट्रिब्यूनल का हेड बनाया गया था। हालांकि इससे पहले कई ऐसे मौके आ चुके हैं जब रिटायर होने के तुरंत बाद जजों को महत्वपूर्ण पद सौंपे गए हैं, जैसे कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस पी सदाशिवम। ये कुछ ऐसे नाम है, हालांकि लिस्ट लंबी है। ऐसा होता आया है, लेकिन क्या ऐसा होता आया है तो ऐसा ही होता रहना चाहिए? क्या ये जवाब गलत को सही कर सकता है? ये क्या लॉजिक है? ये तर्क है या कुतर्क है? क्या रूल ऑफ लॉ बना रहे, इसके लिए ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनना चाहिए? समझेंगे। आज बहुत ही प्रबुद्ध विशिष्ट मेहमान हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे बातचीत शुरू करेंगे, उनका परिचय भी आपसे करेंगे और करवाएंगे और स्वागत भी करेंगे। लेकिन आप दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी भागीदारी यहाँ पर रखें। स्ट्रेट टॉक में हम लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, उससे संपर्क करके उनके जरिए आप हमारे शो के साथ जुड़िए। और आइए हम अपने आज के जो मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं, उनका स्वागत भी कर लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष सिन्हा जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों जी। और रीटा कोहली हैं, बहुत ही सीनियर एडवोकेट और कानून की बारीकी से समझ रखती हैं, जुडिशरी को किस तरह से फंक्शन करना चाहिए इस पर भी एक व्यापक और सकारात्मक सोच मैं कहूँगी कि रखती है। बहुत बहुत वेलकम मैम, रीटा मैम स्ट्रेट टॉक में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उत्कर्ष सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। एक ऐसी नियुक्ति जिस पर विपक्ष को आपत्ति है, लेकिन क्या न्याय के फैसलों पर उंगली नहीं उठ रही है इस फैसले से? क्या कहेंगे आप? मैं खुद से कुछ कहूं इससे पहले मैं 2 कोट्स आपको देना चाहता हूं। एक 2012 का है, जो बीजेपी के उस वक्त के लीडर मिस्टर अरुण जेटली थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी थे और देश में कानून मंत्री भी रह चुके थे, और नितिन गडकरी साहब 2012 में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट थे। इन 2 लोगों ने एक मीटिंग में ये कहा था कि जजों को कम से कम रिटायर होने के कम से कम 2 साल का एक कूलिंग पीरियड देना चाहिए। उसके पहले अगर
उनको इस तरह के कुछ बेनिफिट या गवर्नमेंट के ऐसे पोस्ट मिलते हैं, तो ये न्याय के ऊपर प्रश्न हो सकता है। और ये स्टेटमेंट अरुण जेटली और नितिन गडकरी अभी हैं, अरुण जेटली साहब इज नो मोर, तो वो स्वर्ग से देख रहे होंगे कि उनकी पार्टी क्या कर रही है उस के बाद। जी। दूसरा स्टेटमेंट था जस्टिस कमाल पाशा का। उन्होंने भी ये कहा था कि अगर रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार कोई जज ये गवर्नमेंट से उम्मीद करता है कि उसका सेटलमेंट होगा, उसको किसी ऐसे इंपॉर्टेंट ओहदे पे नियुक्ति मिलेगी, तो न्याय की प्रक्रिया के ऊपर भी कुछ उसके खतरे हैं। जी। चलेश्वरम भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे और उन्होंने किसी ओहदे को लेने से मना कर दिया था। जस्टिस जोसेफ कुरियन रहे, उन्होंने भी ऐसे किसी ओहदे को लेने से मना कर दिया था। तो ये डिबेट जो है वो तो है, और ये बिल्कुल साफ हमें दिख रहा है, क्योंकि इस अभी जस्टिस नजीर के केस से जो चीज सामने आई है वो ये कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के ऊपर जो 5 जजेस की बेंच थी जी, उसमें से 3 तो सेटलमेंट हो गया। जस्टिस रंजन गोगोई साहब सेटल हो गए, अशोक भूषण जी सेटल हो गए, और अब जस्टिस नजीर भी सेटल हो गए। और राम जन्मभूमि 3 तलाक, ये 2 ऐसे मसले थे जो बीजेपी के और आरएसएस के एजेंडे पर लंबे टाइम से पॉलिटिकल एजेंडे पर थे जी, जिसको मदद की इन फैसलों से। और नोटबंदी का जो फैसला, जो इम्पोर्टेंट तीसरा फैसला आपने बताया, वो तो मोदी सरकार के डिसीजंस को एक तरीके से लेजिटिमेट दे रहा था। तो ऐसे फैसलों को देने के बाद अगर आपको किसी जज को फौरन नियुक्ति मिल जाती है तो फिर दिल तो कहीं ना कहीं खड़ा होता है, क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या ऐसे फैसलों के पीछे वो चाह थी जो पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट की जो बहुत लोगों को रहती है। और बहुत सारे मसले हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। तो ओपनिंग तो यही है कि मैं स्टेटमेंट दूं, इससे पहले मैंने एक रिटायर्ड जस्टिस का स्टेटमेंट दिया और अरुण जेटली जी का जो लॉ मिनिस्टर और खुद एक लॉ प्रैक्टिशनर रहे, तो वही बताता है कि ऐसे फैसलों पर सवाल तो उठने चाहिए। जी, सवाल उठने चाहिए, और सवाल उठाने वाले देशद्रोही नहीं है, ये भी एक मैसेज ज़रूर देना चाहिए। रीटा मैम, आपसे समझना चाहूँगी कि एक न्याय का दरबार है और उस न्याय के दरबार में अगर फैसले पर ही उंगलियां उठती हैं पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो लोकतंत्र का है उसमें भी सेंध लग जाती है। रीटा मैम, जस्टिस नज़ीर का गवर्नर बनाया जाना, सवाल उठना लाजमी है, लेकिन जैसा कि उत्कर्ष सर ने बोला, आप समय देखिए रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद, चाहे वो जस्टिस गोगोई हो, चाहे वो 5 जजों की बेंच में जो तीसरे जज थे, नज़ीर तीसरे जज, उनसे पहले 2 जजों को फ़ौरन रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं न्याय के दरबार में एक भरोसा जो है लोगों का, जनता का, वो खतरे में है। मैम, ये आपका शायद सवाल खतरे में है, मैं कहूँगी डिबेट है, डिबेटेबल है, बिल्कुल सही आपकी बात। पर उससे पहले हमें एक बार अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जरूर खोलनी चाहिए जी, कि आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं। पहली बात जी, जिसमें कि सरकार के पास पूरा हक, पूरी स्वच्छता है जी, और ये सरकारें आज नहीं 1950 ऑनवर्ड्स करती आई हैं, राइट फ्रॉम 51 से ये सब हो रहा है जी। और ये सिर्फ जजों के लिए नहीं। आई थिंक जुडिशरी पे जब हम अटैक करते हैं, ये नहीं कि मैं कुछ जस्टिफाई कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जजेस आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। जुडिशरी का कॉन्डक्ट ऐसा है कि वो खुद खड़े होके अपने आप को कभी भी अपने फैसले के लिए भी डिफेंड नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज सेड
जजेस हैव टू स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। सो आज ये पहली बार नहीं हुआ, सरकारें साल बर साल IAS, IPS, IFS फौज में से अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के लोगों को गवर्नेंस बनाती रही हैं। इतने सवाल जब कोई IAS, IPS बनता है तो क्यों नहीं उठते? ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत लिबर्टी होती है बहुत कुछ करने की, जजेस के पास तो बहुत लिमिटेड है। जो मुद्दे उनके पास जा रहे हैं उन्होंने उन्हीं का फैसला करना है। ब्यूरोक्रेसी सरकार की पॉकेट में रहती है। अगर उन IAS ऑफिसर्स को कोई पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट मिलती है तो इतना शायद सवाल नहीं उठता। फिर भी मेरा ये कहना कि ये नहीं कि सवाल करना गलत है। आज एवरीवेयर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड चेंजिंग टाइम्स इवॉल्व हो रहे हैं, हम सवाल बहुत उठते हैं और उठने चाहिए भी। शायद ये सवाल उठ के ही हमारे सिस्टम में भी ट्रांसपेरेंसी आती है। और जो मिस्टर सिन्हा ने शुरू किया कि मिस्टर जेटली का स्टेटमेंट, या इनफैक्ट मैं कहूंगी लॉ कमीशन ने कई बार कहा है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, बट वो कूलिंग ऑफ पीरियड हर एक के लिए होना चाहिए, सिर्फ जजेस के लिए नहीं चाहिए। आपको ब्यूरोक्रेसी के लिए भी कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट 2 साल 3 साल के लिए कुछ नहीं। पर मैं एक सवाल आपसे चाहूंगी जो शायद हर एक दर्शक के मन में भी हो। अगर हम 2 साल का जो लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया, 2 साल या 3 साल का आप कोई भी कूलिंग ऑफ पीरियड रख दीजिए, उसके बाद इसी तरह अपॉइंटमेंट होगा तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? क्या लोग कहेंगे जस्ट बिकॉज नाउ दी कूलिंग, फिर वही सरकारें करेंगी कि कूलिंग ऑफ पीरियड के एंड होने की वेट करेंगी। देखिए जो उनके पास संविधान में, लेकिन समय जो है समय बहुत ही मुख्य होता है इसमें मैम समझूंगी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक की मजबूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया अपना सहयोग भी इस विषय पर ज़रूर दें, क्योंकि आपकी फीडबैक बहुत ही ज़रूरी हो जाती है ऐसे खास मसलों पर। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। स्ट्रेट टॉक में फिर से आपका स्वागत है और आज हम समझने की कोशिश करें कि क्या जजों के फैसले से उनके ओहदों का कोई गठजोड़ दिख रहा है, जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया है। क्योंकि न्यायपालिका एक बेहद ही पवित्र व्यवस्था है भारतीय लोकतंत्र के। हमारे साथ जो विशिष्ट पैनल बना हुआ है, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। रीटा मैम, मैं आपके पास ही आना चाहूँगी क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है, तो मैं चाहती हूँ कि आपसे ही जो प्रश्न मेरे सामने आ रहे हैं मैं वो जान लूँ कि मैम जैसा कि एक संविधान की का अनुच्छेद है 124(7) 124(7) ये कहता है कि न्यायपालिका में आफ्टर रिटायरमेंट ना ही वो वकालत कर सकते हैं ना ही कोई पद ले सकते हैं, लेकिन राजनीति के बारे में ऐसा नहीं है। और वही मैं समझूंगी कि अगर जजों का फैसले जो लेते हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो तुरंत बाद ओहदे पे बैठ जाते हैं और इसमें समय बहुत प्रमुख है। जैसा आपने कहा कि क्या 3 साल की कूलिंग पीरियड कर दी जाए तो उससे इस तरह के फैसलों पर उंगली नहीं उठाई जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि समय बहुत प्रमुख होता है। बहुत से जज जो है जिनकी उम्र रिटायरमेंट के बाद वैसी नहीं होती या फिर स्वास्थ्य कारण भी होते हैं और तुरंत अगर मिले और कुछ समय के बाद मिले तो इसमें फर्क पड़ सकता है। रीटा मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है। आई थिंक दैट इज व्हाई लॉ कमीशन भी टाइम वक्त पे उन्होंने कहा है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। और कूलिंग ऑफ पीरियड सिर्फ इसलिए नहीं कि फैसले अफेक्ट होते हैं। देखिए न्यायपालिका में और जस्टिस व्यवस्था में कहा जाता है एक जस्टिस नॉट ओनली डन बट सीम टू बी डन, कि लोगों को ये लगना चाहिए कि सही है। आज भी जो फैसले जस्टिस नजीर ने करे, आज हम उन फैसलों पर सवाल करने लगे, जबकि वो सिर्फ उसकी वजह ये है क्योंकि आज उनको अपॉइंटमेंट मिल गई। अदरवाइज अयोध्या के बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, इज वन ऑफ द जजेस। देखिए कोई एक अकेला कोई फैसला नहीं बदल सकता। खंडपीठ का मतलब ही यही है कि इतने सारे लोगों ने इकट्ठा काम किया। जस्ट बिकॉज आज वो अपॉइंटमेंट उनको ये मिली है या उनको चुना गया है गवर्नर बनाने के लिए, इसके साथ हमें एक और चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नर एक बहुत बड़ा ओहदा है जी। हमने बहुत बार देखा है कि जब भी किसी स्टेट में कभी कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आते हैं जहां गवर्नर ये कॉन्स्टिट्यूशन की या लीगल इश्यूज पे वो क्या कहते हैं उनकी समझ नहीं रखते, तो उनको बार बार कहीं कंसल्ट करना पड़ता है आउटसाइड द सिस्टम। सो क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे ओहदे हैं, पहली बात तो ये कि इन ओहदों के लिए आपके पास बहुत ही
लिमिटेड लोग बचते हैं। आज तक पार्टियां मैक्सिमम अपने पार्टी लॉयलिस्ट को लगाती हैं, जो उनके सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या फिर जहां पे ब्यूरोक्रेसी आई, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस एंड हमारी फौज के, बट वो सारा ही एक लेवल पे एक द मोस्ट सीनियर मोस्ट पीपल, आफ्टर ऑल यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस आल्सो, एंड आपको वो जो मोस्ट क्रिटिकल मुद्दे कभी स्टेट में ही उठ सकते हैं, आपको उनके लिए भी ध्यान रखना है। तो आप इसमें आपके पास चॉइस ही बहुत लिमिटेड रह जाती है, और जहां आपको एक बैंक ऑफ पीपल ऐसा मिल रहा है जो संविधान पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, बहुत अच्छी नजर रखते हैं, उनको सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देना। कूलिंग ऑफ पीरियड पे मैं फिर कहूंगी कि मैं ये नहीं कहती कि कूलिंग ऑफ नहीं होना चाहिए, शायद वो अच्छा होगा जी। एक बार जस्टिस जेम्स वर्मा ने ये भी कहा था कि पोस्ट रिटायरमेंट कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए। वो शायद सिर्फ जुडिशरी को ना कह के, क्योंकि अगर हम जस्टिस नजीर को इस वक्त सिर्फ सेपरेट करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यू नो, अ डिग्निफाइड जज हु हैज लेड हिज very nice entire tenure of non-controversial tenure, और उसमें सिर्फ इसलिए आज हम उनको मुद्दा बनाए, may not really be fair. Let's only focus on the issue. Yes, वो इशू किसी के लिए भी, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे जुडिशरी हो, आई थिंक इशू आज पब्लिक का जो होना चाहिए। मैम लेकिन ये दोनों को अगर हम एक ही तराजू पर तौल रहे हैं, एक जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का राजनीति के साथ एक गूढ़ संबंध होता है क्योंकि उनके साथ मिलकर उनकी कार्यप्रणाली चलती है, लेकिन जुडिशरी ये तो लोकतंत्र की सबसे पवित्र व्यवस्था है, सबसे पवित्र तंत्र है। अगर ये राजनीति से इस तरह से सवाल उठेंगे उनके राजनीतिक गठजोड़ के, तो ये कहीं ना कहीं जनता के विश्वास को, तभी मैं कह रही हूँ कि जनता के विश्वास को कहीं ना कहीं इससे ठेस तो पहुँचती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर ये कभी नहीं भूले कि डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, जुडिशरी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आज हमने ये मान लिया है कि ब्यूरोक्रेसी तो सरकार की पॉकेट में होती है। ये हमने क्यों सोच लिया? हमें आदत पड़ गई है। व्हाई डोंट दे टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक? हम उस चीज को क्यों मानने लगे हैं? वहां भी सवाल उठाइए, और वो सवाल जायज होगा। हमें उनको पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना है, ना कि किसी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में। ये सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है जब हम जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मुद्दे पे हैं, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, लेट्स फोकस। ये सारे इंडिपेंडेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हर एक को ही सरकार से अलग रहना चाहिए, हर एक का ही इंडिपेंडेंट डिसीजन हो, हर एक का डिसीजन इन पब्लिक इंटरेस्ट हो, कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से इफेक्ट ना हो। इसलिए आप ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, आप उस पे भी उतने ही सवाल उठाइए। इसीलिए मेरा शुरू से मुद्दा था, जुडिशरी को आइडेंटिफाई ना करो, हर एक पे सवाल उठाइए। सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, पब्लिक को आज ट्रांसपेरेंसी चाहिए, होनी भी चाहिए, पर सिर्फ जुडिशरी पे नहीं, हर एक पे। सरकार अगर किसी को लगा रही है, उस पे क्वेश्चन करिए, इज द पर्सन वो उसमें उतना मेरिटोरियस है, या सरकार ने क्या। देखिए, गवर्नर के लिए किसी को किसी ट्राइब्यूनल का हेड बनाना, उसमें बिल्कुल क्राइटेरिया है, वो उसके क्राइटेरिया में ही है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसमें सवाल बिल्कुल भी नहीं कोई उठा सकता, बिकॉज वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आते हैं। गवर्नर इज कंप्लीट पैट्रोनेज ऑफ द स्टेट। जब वो है ही स्टेट का पैट्रोनेज, और ये पहली बार नहीं, राइट फ्रॉम 1951 पहली बार जब उड़ीसा का गवर्नर सुप्रीम कोर्ट जज को बनाया, तब ये सवाल क्यों नहीं उठे? जस्टिस सदाशिवम को बनाया, हमने शायद तब थोड़ी आवाजें सुनी। अब ये जस्टिस नजीर बने हैं, तो अब ये आवाजें बढ़ रही हैं। हम ये कहेंगे अगर सवाल उठाना है तो हर एक की इंडिपेंडेंस पे उठाइए, कि ईच पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी हैज टू वर्क इंडिपेंडेंटली। और सरकार, गवर्नर बनाने के लिए सरकार को कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, सरकार का चॉइस बहुत लिमिटेड बैंक ऑफ पीपल है। उन्हीं में से अगर आपके पास बिल्कुल ही कोई नोविस ओनली पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से बन जाता है, तो आज हम देखते हैं फिर क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। और अगर एक मोस्ट डिग्निफाइड पर्सन हु हैज फुल नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बनता है, जो बनाएगा, डिग्निटी मेंटेन करेगा, तो हम उस पर सवाल उसके पीछे जाके उठाने लगते हैं। या तो हम जजमेंट में कहें, और वो भी अगर इंडिपेंडेंट जजमेंट होती है इनकी,
तो शायद सवाल उठाना जायज था। लेकिन मैम ये वो सरकार है मैम, एक्चुअली ये जो समय है, परिस्थितियां देश के भीतर ऐसी हैं, ये वो सरकार है जब देश के कानून मंत्री जो है बार बार ऐसी टिप्पणियां, टीका टिप्पणी करते रहते हैं, जिससे वो जजों की नियुक्ति जो है वो मसला भी बहुत विवादों में रहा। कॉलेजियम के सिस्टम को लेकर उन्होंने सरकार के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार के कंट्रोल को लेकर भी एक विवाद चल रहा है कि क्या सरकार जो है, केंद्र जो है, वो जुडिशरी में अपना कंट्रोल रखना चाहती है, और फिर जब इस तरह की अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं तो पूरा का पूरा जो मामला है और ज्यादा विवाद इस पर गहरा जाता है। नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बल्कि मैं उस पर आने ही वाली थी कि जुडिशरी एक्चुअली टारगेट हो इसीलिए रही है क्योंकि ऑलरेडी वो कॉलेजियम सिस्टम पे बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं एंड एटलीस्ट वो पब्लिक डोमेन में इशू रहा है, तो शायद ये एक और वजह हो जाती है कि ये और ही डिबेटेबल बन गया। मैं अभी इस कॉलेजियम सिस्टम के मुद्दे को टच नहीं करूंगी बिकॉज वो एक अलग मुद्दा है, इटसेल्फ अ डिबेटेबल इशू, बट जस्ट बिकॉज उस मुद्दे की वजह से, बिल्कुल सही आपने कहा, कानून मंत्री के बयान हो या सेम चीफ जस्टिस का कहीं ना कहीं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई स्टेटमेंट हो या कोर्ट में स्टेटमेंट हो, क्योंकि वो मीडिया में इतने हाईलाइटेड रहे हैं, तो शायद ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि ये मुद्दा भी उतना ही तूल पकड़ रहा है, जिसमें शायद मतलब जो मेरा कहना है वो ये है कि खंडपीठ में एक जज ने उनकी तब तक उस जजमेंट पे सवाल नहीं आएगा जब तक उन्हें कुछ मिला नहीं। जैसे कुछ मिल गया तो शायद हम सोचते हैं कि उन्होंने ये सोच के दिया होगा, जबकि अगर आपने एनालाइज करना है तो जजमेंट इंडिपेंडेंटली एनालाइज करिए ना, वाज इट अ राइट जजमेंट और रॉन्ग जजमेंट। बिल्कुल मैम, तो कोई कर ही सकता बिल्कुल है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, तो ब्रेक पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और रीटा मैम जो बोल रही हैं वो इस मुद्दे का वो पक्ष है जो इसे सही ठहरा रहा है या फिर इसमें बदलाव की बात भी कर रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस नज़ीर, उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया जाना, क्या इस पर सवाल खड़े करना सही है या फिर गलत है। हमारे साथ विशिष्ट पैनल बना हुआ है। उत्कर्ष सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने रीटा मैम की बात सुनी और कहीं ना कहीं वो कह रही कि सिर्फ जुडिशरी को ही एक आसान टारगेट क्यों बनाया जाता है। उत्कर्ष सर। नहीं, रीटा जी ने जितनी बात कही कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कही तो बिल्कुल सही बात कही उन्होंने जी। उन्होंने हिस्ट्री बताई हमें, वो भी बिल्कुल सही बात है उनकी जी जी। प्रश्न ये है कि ये सवाल क्यों हो रहे हैं और किस तौर जी। देखिए, हम लोग हैं और हम हमेशा चीजों को रिफ्रेंड करते जी। मुझे लगता है कुछ के साथ मेरे ख्याल से कोई कॉल आ रही है शायद। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। तो वो जस्टिस रंजन गोगोई के अपॉइंटमेंट बाद से ये बहस तेज हुई, और जिस दौर में ये बहस हो रही है जी, वो एक ऐसा टाइम है जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है इस देश, वो कहीं ना कहीं सरकार के कुछ फैसलों से वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जस्टिस रंजन गोगोई, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो पॉइंट है, अगर जस्टिस रंजन गोगोई न होते, क्योंकि जस्टिस अशोक भूषण जो ट्रिब्यूनल के जज हैं वो चलता है और वो होता है ऐसी जगहों पर होता है, लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई अपने टेन्योर के बीच से ही कंट्रोवर्सी में जाते रहे थे जी। और खासतौर पे जब एक उनके ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगा था और उसके बाद उन्होंने उसकी हियरिंग खुद ही कर ली थी और खुद ही केस को खारिज कर लिया था, तो तब से कुछ लगने लगा था कि ये ठीक नहीं है। और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट के बाद उनको राज्यसभा में ले लिया गया, तो ठीक है डिसीजन और प्रिविलेज भी है सरकार का, पार्टियों का, कि उस किसको क्या करती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि इन फैसलों के असरात क्या हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, हाँ बिल्कुल ठीक कहा रीटा जी ने, ब्यूरोक्रेसी है एक इशू, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी दोनों में मैं थोड़ा सा एक फर्क इसलिए देखता हूं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी जुडिशरी के सामने खड़ी हो जाती है, उसको पड़ता है बहुत सारे जगहों पे। यहाँ
कि सरकारों को खड़ा होना पड़ता है। हमने वो भी फैसले देखे हैं जब सरकारों के फैसले जुडिशरी ने बदले हैं, तो जुडिशरी इज समहाउ वो एक वॉचडॉग की तरह से है जो प्रोसेस को या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे में अगर बैक टू बैक कभी कभी होता है तो चलता, एक तरीके से देखें और इस तरह की बहस नहीं उठेंगी। लेकिन जब बैक टू बैक हम देखने लगते हैं, जब हम बैक टू बैक ये देखने लगते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल जनरल आर्मी का जो रिटायरमेंट के पहले एक बड़े उसमें फंसा हुआ है मामले में, और उसके बाद उसकी पॉलिटिकल एंट्री हो जाए और उसके बाद फिर वो एक बड़े पोर्टफोलियो पे आ जाए, और उसके जुडिशरी को लेके हम जब देखना शुरू करते हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं खड़े होते ही हैं। मैं इसके कानूनी पहलू को रीटा जी ने बिल्कुल सही बताया कि ये है कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो लाइनें हैं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस किस तरह से होती है, उन फैसलों को किन वजहों से इस्तेमाल किया जा रहा है सरकारों द्वारा, पार्टियों द्वारा, देखना हम लोगों का बिल्कुल शायद हम पत्रकारों का भी ये बहुत महत्वपूर्ण जो है मुद्दा बन जाता है और उठाना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया आजकल ये मुद्दे नहीं उठाती। एक कॉलर जुड़े हैं उत्कर्ष सर, मैं सोच रही हूँ कि उनकी एक छोटी सी कॉल यहाँ पर ले ली जाए। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नेहा जी नमस्कार जी, मैं भास्कर बोल रहा हूँ कैलिफोर्निया से। जी नमस्कार। मैं इसमें अपने थोड़े से मैं विचार रख देता हूँ जो मैं देख रहा हूँ जी। इसमें नेहा जी ऐसे है कि ये उतना नहीं सिंपल है कि जितना हम देख रहे हैं या बोल रहे हैं। अभी आपने बोला कि कुछ अपोजिशन पार्टियां ऐतराज कर रही हैं, ठीक है, और अपोजिशन पार्टियों में कौन है? वही कांग्रेस है और वही वामपंथी है। अच्छा, हमें एक चीज देखिए नेहा जी, हमें नहीं भूलनी है जी, समझनी चाहिए जी, भूले या ना भूले, जिन्होंने भूलनी उन्होंने भूलनी है कि अब थोड़े दिन पहले ही इन्होंने कांग्रेस ने वो अडानी का मुद्दा उठा दिया था, कोई काम नहीं होने दिया, वो ऐसा शोषा छोड़ा कि सारा मतलब कि संसद का काम इन्होंने ठप कर दिया, कोई गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया, खुद भी होल्ला करते रहे, सारा टैक्स मनी बर्बाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि खुद चले गए जी। अब क्या हुआ कि वो सारे शेयर सब वापस आने शुरू हो गए, सब ठीक होना शुरू हो गए धीरे, लेकिन ये इतना बेड़ा गर्क करेगा उसको रिकवर करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। अब ये तो गए, कोई उनको अब ये दोबारा थोड़ी आएंगे कि वो या कोई वहां आके अभी वी आर सॉरी व्हाट वी डिड, वो तो आग लगा के चले गए। अब वो जो दूसरे जो इनके जो स्कीम वो जो राइटर है, इनके स्क्रिप्ट राइटर, वो कुछ और लिखते हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई वहां तो यार इलेक्शन होना है केरला में, तो कुछ ना कुछ तो लिखो। वो एंटिटी का भी बहुत कुछ ये स्क्रिप्ट चल रहा है। तो लोगों को ये समझना है, अगर हम उसी दौर में बहते जाएंगे तो बहते जाएंगे, मैं उसका तो कोई क्या कर सकता है। बाकी रीटा जी फिर भी बड़ा समझ से बोल रही है, बड़ा ठीक उसके लेवल पे चल रही हैं। और उस पे देखिए कि ये खुद कांग्रेसी शोर कर रहे थे वामपंथी कि बीजेपी वाले मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे, मुसलमानों को नहीं कर रहे। अब उन्होंने क्या करा कि उनको केरला में उनको कर दिया। अब उनको वो भी तकलीफ, अरे भैया ये क्या हो गया, ये तो फिर मुसलमान खुश हो गए। अब उन्होंने उनको अंदाजा नहीं था, अब कुछ तो करना है, तो अब उस पर ही करना शुरू कर दिया। उनको यही नहीं पता कि भाई लोग हमारे भी तो खिलाफ होंगे कि नहीं, और उनको उसकी चिंता नहीं है। और देखिए नेहा जी, लोगों को ये समझना है कि अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने जी उसमें जो अयोध्या का राम टेम्पल था उसमें वो शामिल थे, वो एक जज थे, चारों ने अगर तो एक होते तो एक कर देते तो बात समझ में आती है। वो चार थे, अगर ये तो उन्होंने समझदारी की, उनको ठीक लगा, उनके साथ शामिल हो गए। मान लीजिए कहते हैं मुस्लिम है या जैसे दूसरों का दिमाग खराब है तो वो भी कहते हैं मैं तो तड़िंग हो जाते, वो अलग हो जाते, हो जाओ भाई। चार ने तो ठीक फैसला दे दिया था ना, वो फिर भी बन जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा नहीं करने से मतलब ये थोड़ी है कि संक्षेप में उन्होंने कुछ गलत कर दिया। जी जी देखो ये तो ये हमें समझना बार बार उनसे इस संक्षेप में थोड़ा मुकेश जी समय की कमी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि थोड़ा संक्षेप में खत्म करें जी।
थोड़ा एक्सप्लेन तो देखिए, फिर वही हम शॉर्टकट में बोलेंगे, इतना आधा सच बोलेंगे आधा झूठ बोलेंगे, तो फिर वो मैसेज गलत जाएगा जी। जैसे आपने तो अपोजिशन कह दिया, अपोजिशन में कौन है, वो कौन तमाशा कर रहा है, तो मुझे वही बताना है लोगों को, और लोगों को भी समझना। और फिर एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ कि अब वो आपने ये इन्होंने कहा कि जी नोटबंदी में भी इन्होंने साथ दिया था। मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये नोटबंदी, मोदी जी ने क्या बोला था कि मैंने जो पाकिस्तान को कटोरा हाथ में पकड़ा दिया। अब मैं तब भी बोला था कि इससे तो डिबेट होनी चाहिए कि मोदी जी, वैसे तो कहना जी लोग सब उसका अपनी कर्म है, पर ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कर दिया, ये तो डिबेट होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई जी? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये कांग्रेसियों का हाथ है, ये राहुल गांधी, चिदम्बरम, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का हाथ था जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जी। नोटों की जी, तो जो नोट जा रहे थे ना भास्कर जी, डुप्लीकेट, वो भी प्रिंट कर रहे थे, वो पाकिस्तान भारत के करेंसी पर चल रहा था। वो जो लोग यहाँ छाती पकड़ कर रोते हैं ना जी, ये किसान और उसके, भास्कर जी समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे पता है आप रोक देंगे, आपके पीछे जो बैठे उनको भी तकलीफ हो जाएगी। मेरा ये सच बोल रहा हूँ, लोगों को जानना होगा। पर बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैंने थोड़ा सा कहना था वो तो मैंने कह दिया, जिसने समझना वो समझ भी क्या होगा। बाकी इस तरह से हम टाइम वेस्ट लोगों का ना करें, मेहरबानी करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कॉल लेने के लिए जी। बहुत धन्यवाद आपका भी। तो मुकेश जी ये कैलिफोर्निया से बात कर रहे थे, और रीटा मैम क्योंकि आपके पास समय की कमी है तो मैं आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगी कि समय की बात हमने, जैसा उत्कर्ष सर ने भी कहा कि जब बहुत ज़्यादा इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हम सबको खड़े होकर सवाल पूछना चाहिए, और इससे निकला कैसे जाए, इसका समाधान क्या निकाला जाए, इस पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। रीटा मैम। देखिए नेहा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी जो चीज हम अभी अवॉइड कर रहे थे बोलना, वो आपके दर्शक जी ने कह ही दी कि मैं बहुत अवॉइड कर रही थी कि हम इसको कम्युनिटी लेवल पे, कि कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज जस्टिस नजीर बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी तो शायद वो एक और इशू बन जाता है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। डिबेट करना, इशू रेज करना बाय पब्लिक, इट इज नॉट रॉन्ग। मैं फिर कहूंगी लोगों का ये डिमांड करना कि सबके लिए कूलिंग ऑफ हो, बिल्कुल सही है, ताकि हर कोई ऑफिस में बैठ के इंडिपेंडेंट फैसले ले। बट एक इंडिविजुअल को या एक सिचुएशन को टारगेट करना मे नॉट बी द करेक्ट थिंग। इट इज ओनली पॉलिटिसाइजिंग, और बाई चांस हम सारे उस ट्रैप में आ रहे हैं बिकॉज द टाइम इज सच। फैसले उनके अपने इंडिपेंडेंट फैसले रहे हैं, फैसलों का कोई मुद्दा नहीं है। फॉर द सेक ऑफ आई थिंक हम उनकी भी, आफ्टर ऑल ही इज बीन अ सुप्रीम कोर्ट जज, उनकी भी डिग्निटी रखें, उस ओहदे की जो उनको मिला है उसकी भी हम डिग्निटी मेंटेन करें, बिकॉज दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। मुद्दे पे डिबेट करने में कुछ भी गलत नहीं है, बट अगेन उसको पॉलिटिसाइज इसलिए ना करें जस्ट बिकॉज उन्होंने जो फैसले दिए वो एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वो शायद उनको फेवर करते हैं, डज नॉट मीन वो फैसले गलत है। तो उन पे सवाल करना फिर गलत होगा। फैसला तो कुछ होना ही था, या वो दूसरी एस्टैब्लिशमेंट को सूट कर जाता। लेकिन मैम अगर 5 जजों की बेंच है और 3 जजों की इस तरह से तुरंत पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कहीं नियुक्ति हो जाती है तो सवाल जो है फिर ज्यादा हो जाते हैं। जैसा कि उत्कर्ष सर ने भी कहा कि पहले भी होता था लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था जितना आज के दौर में हो रहा है। एक लाइन में मैं चाहूंगी, होता था जो आज सवाल उठा रहे हैं, जो मैं अभी तक नहीं कह रही थी, उन्होंने भी अपने टेन्योर में किए हैं यही काम। और ठीक है, आज की एस्टैब्लिशमेंट ने सवाल भी उठाए हैं जब उन्होंने किया है। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ मुद्दा डिबेटेबल है, डिस्कस करना बिल्कुल सही है, बट टारगेटिंग एन इंडिविजुअल और अ पोजीशन मे नॉट बी द करेक्ट थिंग। मेरा बस इतना ही कहना है। अब मैं आप लोगों से थोड़ी इजाजत चाहूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रीटा मैम, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और ब्रेक लेने का वक्त हो चला है। ब्रेक से जब लौटेंगे तो उत्कर्ष सर से भी समझेंगे कि हमारे दर्शक ने जो बात यहाँ पर रखी और रीटा मैम ने जो बात रखी, आखिर समाधान की तरफ जो है मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और अगर ये सवाल बन रहे हैं तो, और ये गंभीर सवाल है जिनसे बचना या फिर जिन्हें सही या गलत ठहरा देना ही एक समाधान नहीं हो सकता। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या न्यायपालिका के फैसले से ओहदे का कोई गठजोड़ है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उत्कर्ष सर बने हुए हैं। उत्कर्ष जी, जैसा कि रीटा मैम ने भी बोला और हमारे दर्शक ने भी बोला, कहीं ना कहीं हमारे देश में हर विषय पर राजनीति शुरू हो जाती है, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसा आपने पहले ही बोला कि जब यही सवाल बहुत ज़्यादा और बार बार तुरंत आने लगे तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है और समाधान की सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। उत्कर्ष जी। नेहा जी, एक तो ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना कि हर मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिकरण होना चाहिए, ऐसे मुद्दों का तो बिल्कुल होना चाहिए और हर उस मुद्दे का होना चाहिए जो कहीं हमारे देश के आर्थिक मामलों से, सुरक्षा मामलों से, राजनीतिक मामलों से जुड़ा हुआ। आखिर इस पे राजनीति नहीं होगी तो फिर राजनीति किसकी होगी। और ये जो बात के अपोजिशन अभी हमारे एक दर्शक कह रहे थे, उनका कंसर्न था, उन पर एड्रेस कर रहा हूं कि अपोजिशन की पार्टियों का काम है सवाल खड़े करना। बिल्कुल। सवाल किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बिलियनियर बनने का नहीं था। सवाल कि उसके मीन्स क्या है और कहीं से उसको अनड्यू सपोर्ट मिला है, फेवर मिला है तो है। और देश का पैसा है या देश से आया हुआ बाहर का पैसा है, कहां से आया, क्वेश्चन ये है और वो क्वेश्चन तो रहेगा। जो भी पार्टी अपोजिशन में रहती है उसका काम ऐसे मुद्दों को उठाना होता है जिससे कि पब्लिक में एक डिस्कशन जाए, डिस्कोर्स बने। बिल्कुल। और उसमें सही का फैसला हो। भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी यूपीए 1 और यूपीए 2 के वक्त में, उसने भी ये काम बखूबी किया था और तब भी पार्लियामेंट लंबे टाइम तक रुकी रही थी और टैक्स पेयर्स तब भी जा रहा था। लेकिन हाँ, वजह तो जरूरी थी क्योंकि तब 2G स्कैम की बात थी और तब कोल स्कैम की बात थी। तो उसमें तो उस पब्लिक को तो ये भी जानने का हक है और बीजेपी ने वो किया। हालांकि वो बात है कि बाद में जुडिशरी के सामने जो फैसले दिए या जेपीसी ने जो फैसले दिए उसमें ये पता शॉर्ट नतीजा निकला, लेकिन वो हक था, अब उसकी पार्टी का हक था और वही हक अब भी है जी। तब ये अब ये अपोजिशन में है तो ये चलता रहेगा और ये डिस्कोर्स, ये पॉलिटिक्स होनी चाहिए। क्वेश्चन इसलिए भी जो मैं पहले मिनट से कह रहा हूं कि क्वेश्चन इसलिए उठ रहे हैं कि जब इंसिडेंसेस बैक टू बैक होते हैं तो नोटिस में आते हैं। जब एक आध कोई इस तरह की नियुक्तियां हो जाती हैं तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता है, वो तो है, ठीक है, चल रहा है। लेकिन जब बैक टू बैक फैसले होने लगे, जब आपको दिखाई देने लगे फैसलों के पीछे कहीं कोई वजह तो नहीं है, ये संदेह आने लगे तो ये बात होती है जी। अब रहेगा सवाल कि होना क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब लॉ कमीशन एक बात कह रहा है, इवन ब्यूरोक्रेसी को लेके भी ये हमेशा से बात होती रही है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स को लेके। कोई भी भारत का नागरिक स्वतंत्र है जब वो सरकारी सेवा में नहीं है या गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा नहीं ले रहा है, तो उसके पास एक राइट है, इलेक्शन में जाने का, पब्लिक के बीच में जाने का और पब्लिक के मैंडेट को लेकर के आप पार्लियामेंट में जाइए, आप असेंबली में जाइए। हमने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को देखा है, अभी भी सरकार में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ तो चुनाव लड़के गए हैं, कुछ बैकडोर एंट्री से आए हैं। ये जो बैकडोर एंट्री वाला जो पूरा रास्ता है, क्वेश्चन यहीं पे है और इसी का समाधान ढूंढना है। अगर हम चुनाव लड़के जाते हैं तो बिल्कुल हमें जाना चाहिए और हमारा हक है। लेकिन अगर कई बार जब लगातार आपको एक ही चीज से जुड़ी हुई 3-4 घटनाएं मिलने लगे, जैसा कि इस केस में दिख रहा है कि जस्टिस नजीर तीसरे जज हैं जो एक मामले से जुड़े हुए हैं और उनको भी थोड़ा सा एक फेवर मिला, उनको एक पोजीशन मिली, तो उनका सेटलमेंट हुआ। तो फिर ये लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है? आप क्या पॉलिटिकल सर्किल के भीतर ऐसे लोग नहीं हैं जो गवर्नर बन सकें
हमने देखा था कि जब नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर जैसे इलाके जब डिस्टर्ब थे, तो उस वक्त आर्मी के या आईबी के एक्स को वहां की कमान दी जाती थी। वो वजह समझ में आती थी क्योंकि वहां इंसर्जेंसी थी, और उस इंसर्जेंसी को के सामने जब काउंटर डिफेंस आप कर रहे हैं तो आपको वो समझ होनी चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत सारी जगहों पे जब इस तरह के जनरल्स या इस तरह के या सिक्योरिटी एडवाइजर्स गए तो उन्होंने डेमोक्रेसी को डैमेज ही किया जी। तो कई बार ऐसे फैसले हुए जिसमें ये दिखा कि नहीं, जहां जनता का विश्वास जीतने की जरूरत थी वहां पर आपने जो है वो दमन का सहारा लिया। कई दफा ऐसा भी हमने देखा। तो सवाल भी उठते थे कि ये तो कोई तरीका नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले क्वेश्चंस नहीं रेज हुए हैं, क्वेश्चंस तो हमेशा रेज हुए हैं जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और क्वेश्चंस तो पब्लिक डोमेन में इस कदर हुए कि इंदिरा गांधी की सरकार किस तरह से गई थी 77 और पूरा देश किस तरह से खड़ा हुआ था। भारत के लोकतंत्र के लिए तो एक बहुत ही मजबूत चीज थी। लेकिन अगर तब भी कुछ लोग जरूर ये कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और सरकार के फैसलों पे अभी तो ये भी कहने लगे हैं लोग कि प्रधानमंत्री के ऊपर और हमारे और कोई नहीं, हमारे राज्यसभा के स्पीकर ये कह रहे हैं कि पीएम के पद की गरिमा को उनको आलोचना से अलग रखना चाहिए। भाई हमने देखा कि दुनिया के ढेर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष के घरों के ऊपर तो रेड भी पड़ी है। बिल्कुल। और सवाल ये है कि इन पार्लियामेंट आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्यों नहीं क्वेश्चन उठा सकते हैं? उत्कर्ष सर, आप अमेरिकी प्रेसिडेंट को देखिए, उनके खिलाफ भी यहाँ पर इंक्वायरी चल रही है, जो एक गोपनीय दस्तावेज का जो मामला है। जब अमेरिका जैसा देश जहाँ पर कहते हैं कि लोकतंत्र सबसे मजबूत है, वहां पर सिटिंग प्रेसिडेंट जी। मलेशिया है, मलेशिया में भी रेड हुई थी पीएम के ऊपर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार क्वेश्चंस देखे हैं हालिया दिनों में। टर्माइल हमने देखा किस तरह से हुआ। तो आखिर वो भी तो उसी पोजीशन पे थे और वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं। बिल्कुल। तो बात ये है कि वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी की बात आती है। जब वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी को हम डिस्कस करते हैं तो हम क्वेश्चनिंग, डिस्कोर्स, डिबेट्स को अगर हटाएंगे या उसको ऐसे खारिज कर देंगे तो वो बनती नहीं है कहीं ना कहीं। और इसलिए जरूरी है कि इन फैसलों के ऊपर बात तो होनी चाहिए, बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइमलाइन कुछ और कह रही है और ये वक्त की बर्बादी कतई नहीं है जी। मैं ये भी कहता हूं कि वो किसी को फेवर कर सकती है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। लेकिन जब आप न्यूट्रली देखते हैं तो आप देखना पड़ता है कि हाँ ये ट्रेंड है, और ये ट्रेंड है तो उसके ऊपर ये बात तो कहीं ना कहीं से निकल रही है। और फिर पब्लिक भी सवाल पूछ रही है, पब्लिक का भी एक बड़ा हिस्सा ये सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी उत्कर्ष जी, आपने बहुत ही सकारात्मक तरीके से जो है इसका निष्कर्ष लगभग निकाला है कि बात तो करनी ही चाहिए। अगर एक स्वस्थ लोकतंत्र है तो चाहे वो देश के प्रधान सेवक ही क्यों ना हो, अगर उनकी भूमिका ही संदिग्ध है उन सवालों के घेरे में, तो बात तो करने का हक जनता का भी और विपक्ष का भी। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष सर स्ट्रेट टॉक पे जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद रीटा कोहली का भी कि जुडिशरी को लेकर उन्होंने जो यहाँ पर अपना पक्ष रखा है वो कहीं ना कहीं उस पक्ष को भी सुनना जरूरी था, क्योंकि न्यायपालिका पर सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं। और जनता का भी, जो हमें देख रहे हैं दर्शक, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह और प्रोत्साहन यूं ही मिलता रहे। आपका फीडबैक neha@justbroadcasting.com पर भेजना ना भूलें, और info@justbroadcasting.com पर भी आपके ईमेल का हमें इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी आपसे मुलाकात।